ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले चलो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेल होता क्या है। ठीक, पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक हम समझेंगे कि सेल होता क्या है। सबको मेरी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, आई होप। चलो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो हम अपना क्लास शुरू करते हैं, और इसके पहले हम बात करेंगे कि सेल होता क्या है। देखो सेल क्या होता है, सब लोगों ने देखा होगा अपना घर बनते हुए, देखा होगा ना। चलो, कभी कभी यस और नो में आंसर भी कर देना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग हो। ओके, चलो। तो सेल मैं डिस्कस करूंगा कि सेल होता क्या है। चलो देखो, हम लोग घर बनता है तो हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो ईंट होते हैं ना, वो ईंट का यूज किया जाता है घर को बनाने में। देखो, जब हमारा घर बनता है तो छोटे छोटे ईंट का उपयोग किया जाता है हमारा घर बनाने में। वैसे ही जब हमारा बॉडी बना होगा, ये लिविंग सिस्टम है, इसको भी बनाने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे यूनिट का यूज किया गया होगा इस पूरे बॉडी को बनाने में। और वही जो छोटे छोटे यूनिट है ना, वही तो सारे सेल हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। यस सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही यस और नो में आंसर देते रहना है, और फिर क्लास का बिल्कुल एंजॉय करना है क्लास को। ऐसे बोरिंग सा क्लास नहीं होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। चलो, तो हम यहाँ पे कुछ फिगर लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए। जरा ध्यान से इस फिगर को देखना तुम लोग। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना ये फिगर, ये देखो, ये भी छोटे छोटे सेल हैं। देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल। इसको हम बोलते हैं ब्लड सेल। ये क्या है? ब्लड सेल। कौन से सेल हैं? ब्लड सेल। ब्लड सेल। ब्लड सेल को हम, चलो ब्लड सेल, ये ब्लड सेल होता है। चलो, और इसके बाद ये देखो, ये जो सेल होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रेन का सेल होता है। ये देखो यहाँ से जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये ब्रेन का सेल होता है। ये ब्रेन का सेल होता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक। अब देखो, ये सेल होता है तुम्हारा प्लांट सेल। देख लो ध्यान से, ये प्लांट सेल होता है। ये दिख रहा है ना प्लांट सेल, ये प्लांट में पाए जाने वाला सेल है। मतलब प्लांट का जो सबसे छोटा यूनिट होगा ना, जिससे कि वो मिल करके प्लांट बना होगा, वो सबसे छोटा यूनिट क्या है? प्लांट है। प्लांट का सबसे छोटा यूनिट ये सेल है। उसके बाद आगे देखो, ये भी एक तरह का सेल है। ये पता है कौन सा सेल है? तुम्हारे स्किन का सेल है। हमारी स्किन का सेल जो होता है ना, वो ये वाला सेल है, देख लो। और इसके बाद ये जो है ना, ये एनिमल सेल है। तो ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दिया कि सेल का क्या मीनिंग मीनिंग होता है, सेल कैसे दिखता है, और सेल के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे सेल के बारे में। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। चलो, यहाँ पे देखो हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। देखो देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि सेल का इंट्रोडक्शन। हम बेसिक इंट्रोडक्शन पहले लेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद हम एक उससे लगे हुए सेल थ्योरी देंगे। सेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का टाइप क्या होता है। फिर टाइप ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे कि सेल कितने तरह के होते हैं, और कितने तरह के सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। Okay, now let's start the next topic is the difference between the animal cell and the plant cell. And next topic is the diffusion and osmosis and so on. Hypertonic and isotonic solution. Okay, without wasting time, we will start our first topic is the introduction of the cell. Okay, now introduction। देखो, हम सेल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल, व्हाट इज सेल। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल एक दिया कि जैसे हम लोगों का घर बनता है, तो घर बनाते वक्त एक छोटे छोटे यूनिट जैसे कि ईंट का यूज किया जाता है। वैसे ही जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग हुआ कि जैसे कोई ह्यूमन बींग हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, ये सारे किस में आते हैं? तो सेल में आते, सॉरी, ये सारे आते हैं, ये सारे लिविंग। होते हैं लिविंग थिंग्स। ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। और जो भी लिविंग थिंग्स होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेल के ही बना होता है। छोटे छोटे सेल मिल करके लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ो यहाँ पे। लाइफ एज वी नो, हम जानते हैं कि टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू इवॉल्व। हमारा लाइफ जो है ना,
लाखों करोड़ों साल हो गया इवॉल्व हुए हुए। तो सोचो हमारा लाइफ जो बना होगा वो डायरेक्ट तो नहीं बना होगा, कहीं ना कहीं पहले सेल बना होगा, फिर सेल के बनने के बाद हमारा लाइफ बना होगा, और बहुत सारे पहले सेल बना होगा, फिर सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के एक बड़ा सेल बना होगा जिसको टिश्यू बोलते हैं, और फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाया होगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया होगा, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा एक बॉडी बनाया होगा। जैसे कि अभी सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सेल का बेसिक बात करेंगे तो सेल ये होता है हमारा, ये सेल हो गया। अब देखो बहुत सारा सेल जब मिलेगा तो बनेगा टिश्यू, और टिश्यू भी तुम लोगों को पढ़ना है इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में। अब देखो टिश्यू, जब बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो बनता है एक ऑर्गन, क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, बोलते रहना है, ऑर्गन बनता बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद क्या बनता है, एक बॉडी बनती है। ये हमारी बॉडी हो सकती है, तुम्हारी बॉडी हो सकती है, किसी अदर एनिमल की बॉडी हो सकती है, या फिर किसी अदर प्लांट की भी बॉडी हो सकती है। ओके, सेल के बारे में हमें इतना ही इंट्रोडक्शन लेनी थी, और इसके बाद हम शुरू करेंगे डायरेक्ट सेल के बाद, सेल से, कि सेल के बारे में हम कुछ पहले जान लेंगे, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे देख लो सेल के बारे में। देखो सेल, तो सेल क्या होता है, तो सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। देखो यहाँ पे सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक। और ये क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। देखो स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है, कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो किसी कहीं ना कहीं सेल पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 मिनट तुम लोग ध्यान दो, साइड में मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। हमारा लीवर देखे हो, लीवर कभी देखे हो तुम लोग, लीवर, तो देखो लीवर का कलर अलग होता है, वैसे ही हमारे किडनी, किडनी का कलर अलग होता है। कभी दिल देखे हो, हार्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट का भी कलर अलग होता है। तो देखो ये कलर अलग होता है, इसका मीनिंग क्या होता होगा, कि इसका सेल भी अलग अलग होता है। ये बातें समझ में आई सबको? यस सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही समझते रहना। किसी को जब समझ में नहीं आएगी बिल्कुल इन्फॉर्म करना है कि सर नहीं समझ में आएगा, आया, फिर मैं उसको अगेन कोशिश करूंगा समझाने की। चलो चलो यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चरल का मीनिंग मैंने बता दिया कि एक सेल पूरे ऑर्गन को डिसाइड करता है कि ऑर्गन कैसा होगा। जैसे मैंने बताया अभी, लीवर का सेल अलग होता है, किडनी का सेल अलग होता है, और हार्ट का सेल अलग होता है। फिर मैंने बताया फंक्शन, तो फंक्शन का मीनिंग ये हुआ कि लीवर कोई अलग काम करता है, किडनी कोई अलग फंक्शन करता है, और फिर ये क्या करता है, हार्ट कोई अलग फंक्शन करता है। सब अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। ये मैंने समझा दिया। उसके बाद बात करेंगे कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कोई भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होता है ना, वो सारे एक्टिविटी किसके थ्रू होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी हमारे सेल के थ्रू ही होता है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। देखो यहाँ पे ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट थे। हाँ, इन्होंने ही खोज किया था सेल की। सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक बताए थे, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट है। और रॉबर्ट हुक के बारे में 2 मिनट में बात करूंगा कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद से ही बनाया था। और अपना माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, और फिर उसके थ्रू क्या किया कि माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को देखना शुरू किया। और वो सेल कौन था, तो कॉर्क सेल था। तुम एनसीईआरटी जब रीडिंग लगाओगे ना, तो उसमें तुम देखोगे कि कॉर्क सेल की बात कही गई है। तो देखो कॉर्क सेल था वहां पे। अब कॉर्क क्या होता है मैं बता दूं, कि तुम लोग पेड़ तो देखा होगा, देखा है ना सारे पेड़। यस सर। हाँ देखो, अब पेड़ के ऊपर में जो मोटी गंदी सी जो ये कवर होती है, क्या बोलेंगे उसको, बार्क जिसको बोलते हैं, बार्क। बार्क समझ रहे हो, कोई नहीं समझ रहे हो? देखो बार्क क्या होता है। बार्क क्या होता है, कोई भी पेड़ देखोगे ना तो उस पे ब्राउन कलर का एक मोटा लेयर देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, बार्क। और उसके अंदर में देखोगे ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट कुछ व्हाइट कलर का एक हार्ड मटेरियल पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्क, ठीक। तो उसी कॉर्क पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, खोज किया था। ओके, अब आगे देखो लिवेन हॉक, एक साइंटिस्ट फिर आए, लिवेन हॉक। लिवेन हॉक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि पॉन्ड से वाटर लिया, ये देखो पॉन्ड से वाटर लिया, ये देखो तो
पॉन्ड से वाटर लिया उन्होंने, और पॉन्ड से वाटर लेकर के वाटर में उन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप से फिर खोज देखना शुरू किया। तो लिवेनहॉक ने देखा कि यहाँ पे कौन से सेल थे, यहाँ पे लिविंग सेल थे। कैसे सेल? लिविंग सेल। अब लिविंग। हाँ बिल्कुल, देखो रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे ना वो लिविंग सेल नहीं था, और जो लिवेनहॉक सेल की खोज किए वो लिविंग हॉक, देखो यहाँ पे लिविंग सेल लिवेनहॉक ने खोज किया और ये लिविंग सेल था। ये कहाँ खोज किए थे? पॉन्ड वाटर में। और देखो उसके बाद देखो सेल के अंदर जब तुम पढ़ोगे ना तो सेल के अंदर एक बीच वाला ऐसे गोल सा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो न्यूक्लियस को खोज करने वाले साइंटिस्ट थे यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये सारे नाम दिए हैं, इसलिए मैं होप आशा करूंगा कि तुम सारे के सारे ये नाम याद कर लेना, सारे साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना है। ठीक, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस की। किसका खोज किया? न्यूक्लियस की। उसके बाद आगे देखो एक और साइंटिस्ट का नाम लेंगे, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम खत्म हो जाएगा। फिर तुम लोगों को लग रहा है बोरिंग क्लास, तो बोरिंग क्लास नहीं होने वाला है। देखो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका? पुरकिंजे। सारे नाम लो तो एक बार। पुरकिंजे इनका नाम था। इन्होंने क्या किया? पुरकिंजे। पुरकिंजे। हाँ बिल्कुल पुरकिंजे। देखो पुरकिंजे ने क्या किया कि एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। अभी मैं बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बस ये तुम याद रखो कि पुरकिंजे, पी फॉर पुरकिंजे, उन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए? तो फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर में बहुत सारा फ्लूइड होता है। ये देखो, ये तुम्हें मैं दिखाऊं, ये जो सेल का फिगर मैंने बहुत लिया था, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत सारा लिक्विड होता है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड होता है ऐसे। ये सारे लिक्विड को पुरकिंजे ने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। ये सारे लिक्विड जो दिख रहा है ना इधर, ये सारे लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? पुरकिंजे। इसमें भी देखो ये भी बहुत सारा लिक्विड होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये सारे फ्लूइड को क्या बोले? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। हाँ प्रोटोप्लाज्म। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो अब सेल थ्योरी बोलेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है, तो देखो सेल थ्योरी को, देखो सेल थ्योरी में क्या पढ़ना है हमें। सेल थ्योरी के बारे में अगर बात करेंगे तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे। सेल थ्योरी को देने वाले कितने साइंटिस्ट थे? दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम था स्लीडन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वान। एक साइंटिस्ट का क्या नाम था? स्लीडन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो सेल थ्योरी होता क्या है पूछोगे ना, तो सेल थ्योरी के मीनिंग क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो क्या होता है, सेल थ्योरी का मीनिंग होता है कि जो भी प्लांट होते हैं ना या फिर जो भी एनिमल होते हैं वह किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, फिर मैं बोल सकता हूं कि सेल जो होता है ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये होता है सेल थ्योरी। तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्योरी, देन यू कैन राइट हियर देयर आर टू साइंटिस्ट the name Sleden and Swan, which was very talented scientist in the field of cell biology. Okay, and this scientist had given the cell theory, and in cell theory the plant and animals are composed of cells and the cells is the basic unit of life, and this is the cell theory. ये सेल थ्योरी था। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे तुम सबसे पूछूंगा कि ये तो पता चल गया कि ये सारे के सारे एनिमल और सारे के सारे प्लांट सेल से बने थे, लेकिन क्या ये पता चला कि सेल कहाँ से बना था? ये पता चला? आलोक, नो रोहित, सर। उत्तम, ये पता चला? देखो ये सेल थ्योरी से तुम्हें क्या पता चला? सेल थ्योरी से ये तो पता चल गया कि ये प्लांट है और ये एनिमल, ये सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। बट ये तुम्हें नहीं पता चला कि ये प्लांट और सेल तो प्लांट और एनिमल सेल से तो बने हैं, लेकिन क्या सेल किससे बना है ये तो पता नहीं चला। नहीं पता चला, इसीलिए सेल पता नहीं चला, इसीलिए एक और साइंटिस्ट है, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? विर्चो। इनका नाम थोड़ा ध्यान से तुम लोग
देखना, देखो इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी को इम्प्रूव कर दिया। जैसे होता है ना कि अभी पहले ज़माने में कुछ, जैसे कार पहले ज़माने में काफ़ी अलग ढंग का हुआ करती थी, मारुति सुजुकी होती थी। आज तो वैगनार टाइप का कार आ गया, आज तो और भी मॉडिफाइड कार आ गया। पहले साइकिल से जाते थे हम लोग, आज कहीं साइकिल से नहीं जाते हैं। पहले साइकिल से बहुत दूर दूर तक यात्रा हम लोग कर लेते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, फोर व्हीलर ही चाहिए जाने के लिए। ऐसे ही सेल थ्योरी से ही ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिल पाया, इसलिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। और इन विर्चो साहब ने क्या एक्सप्लेन किया, सेल थ्योरी को इम्प्रूव करके एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो सेल होता है ना, ये जो सेल होता है ये कहाँ से आता है, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बताया कि सेल कहाँ से आता है, तो इसके बारे में इन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑल द सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखो ये प्री एग्जिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है तुम लोग को मैं बताऊंगा। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी सेल तुम देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं पहले से प्रेजेंट सेल से ही एराइज हुए हैं, पहले से प्रेजेंट सेल से एराइज हुए हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है कि ये सेल पहले से प्रेजेंट थे। ये समझ में आ गया? चलो, और नेक्स्ट स्लाइड पे अब आते हैं। देखो ये सेल थ्योरी हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो इस पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो कितने टाइप के हैं। ठीक, तो कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो एक ऑर्गेनिज्म को हमने डिफाइन किया है यूनिसेलुलर में और दूसरे को मैंने किया है मल्टी सेलुलर में। ठीक, एक तो है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर। मैं यहीं पे कोशिश करूंगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तुम लोगों को समझा दूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है कि ऑल द दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो केवल वन सेल का बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बोलेंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्स मतलब बहुत सारे सेल से जो बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। आलोक, आलोक, उत्तम, यस सर। तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो? मल्टी सेलुलर। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ठीक, चलो। और एक और बच्चा, इसका क्या नाम है बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, हेलो आलोक, अल्पना यस सर। श्रीवास्तव। एक और बच्चा आया है अल्पना श्रीवास्तव, इसका क्या नाम है? सर मेरा नाम आदित्य प्रखर है, वो मेरी मम्मी का नहीं, मेरी ओके मम्मी का ओके नाम है। ओके, सॉरी सॉरी। आदित्य, चलो आदित्य, डाउट होगी तो पूछ लेना है, रुकना नहीं है, ठीक ना? ओके सर। चलो बिल्कुल पूछ लेना है, रुकना नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो अभी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में क्या बात किया गया है। देखो यूनिसेलुलर के बारे में ये मैंने बता दिया है कि दिस ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये केवल सिंगल सेल से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से ही बने होते हैं ये, और सारे के सारे फंक्शन सिंगल सेल के थ्रू ही करते हैं। ठीक, और देखो इसमें क्या बताया गया, अमीबा है जो कि सिंगल सेल का बना होता है, पैरामीशियम है जो कि सिंगल सेल का बना होता है, बैक्टीरिया है ये भी सिंगल सेल का बना होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद और बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मेरी आवाज़ कुछ फास्ट नहीं ना आ रही है, समझ में तो आ रही है सबको? यस सर। हाँ चलो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने यस क्या सर, आ बताया रही है सर। कि मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, यही मैंने बताया कि दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल से जो बना होता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब देखो इसमें क्या आया है, फंगी आता है मल्टी सेलुलर में, प्लांट आता है और एनिमल आते हैं। अब देखो हम लोग एनिमल में ही आते हैं, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। इसमें ह्यूमन बींग आता है। अब कोई एनिमल बोले ना तो गुस्सा नहीं होना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, और बायोलॉजी में चलो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। अब क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ सेल की। हमने तो
टाइप ऑफ सेल की बात करें, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की मैंने बात कर लिया, और टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे। टाइप ऑफ सेल में देखो मैंने दिख रहा है ना बोर्ड पे सबको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 तरह के सेल हैं। कौन कौन सेल है? तो प्रोकैरियोट सेल है और यूकैरियोट सेल है। देखो मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइप ऑफ सेल डिफाइन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा ताकि तुम लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of presence of on the basis of presence or absence ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये जो टाइप डिफाइन किया गया है टाइप ऑफ सेल, ये किसके बेसिस पे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के प्रेजेंस और न्यूक्लियस के ऑब्सेंस पे ये डिफाइन किया गया है। ये बातें सबको समझ में आ गई होगी कि किसी में न्यूक्लियस होगा और किसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। यहीं पे मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ना, मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ना ये प्रिमिटिव टाइप के सेल को बताता है। ये किस टाइप के सेल को बताता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को बताता है। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है बहुत पुराने। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को बताता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना ये काफी मॉडर्न टाइप ऑफ सेल को दिखाता है। ये बता सकते हैं कि इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ सेल, इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ सेल का जो इम्प्रूव्ड टाइप है उसको बताता है यूकैरियोट। ये समझ में आ गया सबको? रेज योर हैंड अगर सबको समझ में आ गया, रेज योर हैंड। ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो नेक्स्ट स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये काफी स्लाइड सबको दिख रहा होगा आई होप। देखो यहाँ पे दिखाया गया है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। चलो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक साइड लिखा गया है प्रोकैरियोट्स और दूसरे साइड लिखा गया है यूकैरियोट्स। देखो क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है? तो प्रोकैरियोट्स में पहला लिखा गया है, फर्स्ट ये है, तो पहला क्या लिखा गया? सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो जो भी मैंने अभी बताया ना कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा तो देखो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, वही न्यूक्लियस। और यहाँ पे देखो सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है, मैं अभी बताऊंगा न्यूक्लियोलस क्या होता है। इसमें सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम पता है तुम लोगों को? और देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वह एसेक्सुअल टाइप होता है। और देखो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना इसमें एब्सेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। चलो यूकैरियोट्स देखो क्या होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। किसमें? यूकैरियोट्स में। फिर देखो यहाँ पे देखो सिंगल और डबल क्रोमोजोम पाया जाता है। इसमें सिंगल क्रोमोजोम भी पाया जा सकता है और डबल क्रोमोजोम मल्टी क्रोमोजोम भी पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक भी क्रोमोजोम पाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सेक्सुअल होता है ना, यहाँ देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है। जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है ना ये सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। और देखो यहाँ पे
हमेशा मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। देखो हम लोगों का जो सेल होगा ना, जो एनिमल सेल होता है, जो प्लांट सेल होता है, ये सारे के सारे सेल कैसे सेल होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सबको समझ में आया? रेज योर हैंड। उत्तम, समझ में आ रही है बातें? आदित्य, आलोक, किसी भी तरह का डाउट हो? एनी डाउट? डाउट नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, ये मैंने बता दिया। अब मैं तुम लोगों को सेल ऑर्गेनल के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखो, सब सारे कंफ्यूज हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। बताना पड़ेगा ना सेल ऑर्गेनल। सर Yes. हाँ आदित्य बोलो। सर सर आई हैव अ डाउट। वो जो प्रोकैरियोटिक्स का लास्ट वाला पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसका क्या मतलब है? मैं इसका वही तो समझ बता नहीं आया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही तुमको बता रहा हूँ। देखो मैंने बताया था ना कि सेल ऑर्गेनल में सबको डाउट होगा। देखो बोर्ड, देखो बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, दिख रहा है? मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है एक बार देख लो। ये देखो तो सेल सेल और ऑर्गेनल्स। हाँ, सेल ऑर्गेनल्स मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जब तुम सेल को देखोगे ना, मैं फर्स्ट स्लाइड तुम लोग को पहले दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोगों का डाउट और भी क्लियर, अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं तो बायो का बेसिक बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत नहीं होगा तुम बायो नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ देखो इस सेल को देखो ध्यान से, इसमें देख रहे हो ना, स्लाइड पे दिख रहा है सबको? ये देखो, देखो ये यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये N4 न्यूक्लियस हो गया, ये V4 वैक्यूल हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। M4 माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये सब होता है तुम्हारा ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया। और भी मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो किनारे किनारे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक, ये जो किनारे किनारे दिख रहा है ना, ये भी ER है। ठीक, और भी मैं तुम्हें दिखाऊं, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो, ये ER नहीं, ये गोल्जी बॉडी है। ये देखो ये गोल्जी बॉडी है, GB, ये गोल्जी बॉडी है। ये सारे सेल ऑर्गेनल है, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये सारे सेल ऑर्गेनल है। और ये जो न्यूक्लियस के जस्ट ये जो किनारे हैं ना, ये सारे किनारे किनारे वाले क्या हैं? ER हैं। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबको याद हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो रही है सबको? यस और नो? यस सर। M4 माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। जी बी मैंने लिखा गोल्जी बॉडी। और भी मैंने लिखा B4 वैक्यूल। ये सारे के सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल ही तो हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनल, इस सेल में भी तुम देख सकते हो। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और देखो यहाँ पे ये GB हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। और इसके किनारे ये तुम देख रहे हो, ये सारे दिख रहा है। ये सारे क्या है? ये सारे जो देख रहे हो, ये देखो तो, ये हो गया तुम्हारा ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ये देखो तो, ये जो दिख रहा है ना, ये M है। M बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये सारे सेल ऑर्गेनल है। वही सेल ऑर्गेनल मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, बता रहा था कि कौन कौन सेल ऑर्गेनल होते हैं। चलो यहाँ पे देखो, हाँ देखो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल का नाम मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। दूसरा सेल ऑर्गेनल की नाम मैं लिखूं तो उसको बोलूंगा माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर थर्ड मैं सेल ऑर्गेनल की नाम लिखूं तो बोलूंगा गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। फिर फोर्थ की नाम लूं तो मैं लूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काफी बड़ा नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल जैसी संरचना, रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और देखो, और ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और भी मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो एक होता है लाइसोसोम। ये सबका डिटेल करना है।
और देखो, और मैं लिखना चाहूँगा, ये होता है वैक्यूल। आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? ये होता है वैक्यूल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, लेकिन मेनली इतने सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में हमें पढ़ना है। और ये स्लाइड पे जो भी मैंने लिखवाया है ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस, इनमें से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो वो तुम पूछ सकते हो। पूछो तो, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट स्लाइड किया जाए। चलो यहाँ पे ये देखो, और भी बहुत सारा डिफरेंस था यहाँ पे। देखो, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, और ये हो गया तुम्हारा यूकैरियोट्स। और देखो, प्रोकैरियोट्स में क्या दिया है कि सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सेंट्रियोल भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल ही है। सेंट्रियोल क्या है? सेल ऑर्गेनल है। और सेल ऑर्गेनल, ये सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है, और ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। और सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। देखो, सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है किस में? एनिमल सेल में। ये भी ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल जो है ना, ये सेंट्रियोल ये केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। चलो, प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल टूट करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो, इनमें जो डिवीजन का मेथड होता है ना, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। बाइनरी फ्यूजन काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस होता है, जो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। जैसे ये बड़ा सा एक सेल है, थोड़ा बड़ा बढ़िया सा सेल बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे ये एक सेल हो गया, देखो ये सेल हो गया। अब ये सेल है, ये फिर से ये टूटेगा और दो छोटे छोटे सेल बना देगा। देखो यहाँ पे एक ये सेल बना दिया और एक ये सेल बना दिया। ये देखो तो, ये दो सेल बना दिया। ये देखो, ये टूटा, ये सेल टूटा, ये एक सेल था और ये दो सेल बना दिया। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। अगर ये सिंपल है, डायरेक्ट सिंपल होता है, तो ये सिंपल प्रोसेस किस में होता है? ये होता है तुम्हारे, ये सिंपल प्रोसेस किस में हो रहा है? अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो देखो, सिंपल प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होता है। लेकिन यही सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। और माइटोसिस और मियोसिस जो प्रोसेस है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये लंबा वाला प्रोसेस किस में होता है? यूकैरियोट्स में। और जो शॉर्ट प्रोसेस होता है, ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। और आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो भी बैक्टीरिया का तुमने नाम अभी तक सुना होगा, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब तुम्हें कोई पूछेगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में फर्स्ट बात तुम यही बोलना कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद तुम प्रो बैक्टीरिया के बारे में जो जानते हो सो बोलना। चलो आगे मैं बात करूंगा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक तरह का क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ही है। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ही है। और देखो, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो ये फंगी आ गया, उसके बाद प्लांट सेल आ गया, उसके बाद एनिमल सेल आ गया। चलो, ये सारे स्लाइड का सबको समझ में आया होगा, आई होप। किसी को कोई डाउट? आदित्य, रोहित, आलोक चला गया क्या? सर हाँ आदित्य बोलो। वो सर वो प्रोकैरियोट में सेल हाँ बोलो। डिवीजन इज अ बाइनरी फिजन। हाँ बाइनरी फिजन का एक और बार एक दोबारा मतलब बता दोगे एक और बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। देखो देखो, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि वह सिंपल दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जैसे मैंने बोला ना, ये बड़ा सा सेल है, ये सेल बड़ा है ना, तुम्हें तो दिख रहा होगा। ये सेल यस देखो सर। ये सेल बड़ा है, ये सेल देखो, ये बड़ा सेल है, ये बड़ा सा सेल है। और ये सेल जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इक्वल पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं ना। फिजन का मतलब होता है बिखरना, अलग होना। तो ये एक बड़ा सा सेल था, ये दो अलग अलग सेल में क्या हो गया?
तब्दील हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। देखो डिवाइड हो गया, हाँ, चेंज हो गया। डिवाइड हो गया। ये देखो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो गया, और इसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। कब बोलेंगे? जब ये काफी सिंपल प्रोसेस है। ऐसे ही हो गया, दो एक बड़ा सा सेल हुआ, वो डिवाइड किया और फिर दो सेल बन गया, उसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और तुम एक और इसकी बात करोगे माइटोसिस की, तो माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस में एक बड़ा सा सेल कन्वर्ट होता है किसमें? 4 सेल में, 4 स्मॉल सेल में। देखो ये मियोसिस जो प्रोसेस है ना, इसमें एक सेल, ये मियोसिस एक सेल, में 4 सेल डिवाइड होते हैं। हाँ ये जो मियोसिस प्रोसेस है ना, मियोसिस मियोसिस यस मियोसिस सर, में एक सेल कन्वर्ट होता है कितने सेल में? 4 सेल में, 4 सेल। 4 सेल में, हाँ 4 सेल में। और देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि ये जो माइटोसिस है ना, ये माइटोसिस भी एक सेल है। माइटोसिस के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल में डिवाइड होते हैं। और बाइनरी बाइनरी फ्यूजन में भी वही होता है, देख सकते हो तुम लोग। देख लिए? समझ में आ गया सब चीज कि यस सर। मियोसिस में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है, और माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया तुम लोगों को। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। इस स्लाइड पे काफी हम ज्यादा टाइम दे दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये नाम दिख रहा है, देखो तो। देखो तो ये छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं तुम लोगों को। देखो तो ये सारे नाम दिख रहे हैं। आदित्य, यस सर, दिख रहा है। ये नाम सब दिख रहा है ना तुम्हें? यस सर। हाँ चलो, ये सारे सेल ऑर्गेनल है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन पहले कर लें। देखो यहाँ पे ये प्लांट सेल हो गया और ये एनिमल सेल हो गया। मेजर डिफरेंस मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि क्या क्या है मेजर डिफरेंस है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये सेल वाल है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो जिस क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ये जो सेल वाल है ना, ये सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन तुम्हारे प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। देखो सेल मेम्ब्रेन होगा, बिल्कुल होगा सेल मेम्ब्रेन। देखो कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे रखा है सेल मेम्ब्रेन, देखो दिया है ना। देखो और भी देखो, और यहाँ मैं दिखाऊं गोल्जी एपारेटस, देखो यहाँ पे गोल्जी एपारेटस दे रखा है। ये गोल्जी एपारेटस तुम्हारे प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और तुम्हारे एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। देखो यहाँ पे गोल्जी एपारेटस इसमें भी पाया जाएगा। और भी देखो यहाँ वैक्यूल्स, एक बात इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा यहाँ पे, वैक्यूल्स जो होता है ना प्लांट सेल में काफी बड़ा पाया जाता है। देखो यहाँ पे वैक्यूल्स, ये देखे वैक्यूल्स, ये दिख रहा है ना वैक्यूल्स सबको? ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफी बड़ा पाया जाता है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स काफी छोटा पाया जाता है। चलो आज देखो यहाँ पे न्यूक्लियर, और मैं किसकी बात करूं, राइबोसोम की। देखो यहाँ पे राइबोसोम, देखो तो राइबोसोम तुम्हें प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और फिर एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि राइबोसोम का क्या काम है। फिर ये जो भी सेल ऑर्गेनल है ना, सब सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम है, सबका काम डिस्कस होगा। तुम लोग बस पढ़ते रहो। यहाँ देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात बोल रहा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ क्यों होता है इसके बारे में भी हम
काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आगे देखो यहाँ पे न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा और न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक। और आगे देखो इसमें देखो लार्ज व्हीकल्स पाए जाएंगे और इसमें व्हीकल्स काफ़ी छोटे होते हैं। ये देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी पाया जाएगा और यहाँ पे इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी apparatus, ये सारे पाए जाएंगे। मेजर डिफरेंस मैंने क्या बताया, तो मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें सेल वाल प्रेजेंट रहता है, इसमें सेल वाल प्रेजेंट और इसमें सेल वाल एब्सेंट। ध्यान आ गया। और चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखो ये भी स्लाइड काफी छोटा है। चलो ये तो स्लाइड दिख रहा है सबको अच्छे से। चलो यहाँ पे देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस की बात करेंगे हम। देखो यहाँ देखो मैंने अभी बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में जो होता है ना, सॉरी प्लांट सेल की पहले बात करते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाएगा, देखो यहाँ पे, और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाएगा। उसके बाद देखो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखो सेंट्रियोल्स किस में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स केवल एनिमल सेल में पाए जाएंगे। सेंट्रियोल्स किस में पाए जाएंगे, केवल एनिमल सेल में पाए जाएंगे। गोल्जी बॉडी, यहाँ पे देखो गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में ही पाया जाएगा और गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। और देखो एक और चीज़ याद रखना है कि जो गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में पाया जाता है ना, उसका एक और नाम है, और उसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। इसका एक और नाम है, क्या है नाम बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक क्वेश्चन बने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑल्सो डिक्टियोसोम, और ऑप्शन में रहे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तो तुम्हारा ऑप्शन किस पे जाना चाहिए, गोल्जी बॉडी पे। आ रही है बातें समझ में सबको। चलो व्हीकल्स आर प्रेजेंट, व्हीकल्स आर एब्सेंट। देखो यहाँ पे एनिमल सेल में व्हीकल्स काफ़ी छोटे होते हैं अगर प्रेजेंट हैं तो, अदरवाइज व्हीकल्स एब्सेंट ही रहते हैं इसमें एनिमल सेल में। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करी जाएगी तो प्लांट सेल में व्हीकल्स काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक, लार्ज साइज में होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो प्लांट सेल है ना, उसमें 90% जो अंदर का पार्ट होता है ना, 90% वह केवल और केवल व्हीकल से ही भरा रहता है, व्हीकल से भरा रहता है। उसके बाद और बात करेंगे कि जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट विथ 1 और 2 सेंट्रियोल्स। देखो यहाँ पे एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंट्रोसोम किस में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में। बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हो, कि इसमें किसी भी तरह का अगर डाउट हो तुम लोगों को तो है, या नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। आदित्य, उत्तम, चलो अब इस स्लाइड के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस स्लाइड के बारे में देखो क्या दिखाया गया है। ये देखो ये तुम्हारा है एनिमल सेल, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये एनिमल सेल है, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सेल है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ना, वही डायग्राम ये है तुम्हारा प्लांट सेल। यहाँ देखो एनिमल सेल में तुम देखोगे जो मैं डिफरेंस दिखाया हूँ ना, ये देखो, ये देख लो सेंट्रियोल, ये केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। और मैं बताऊँ तुम्हें, सेंट्रोसोम था एक, सेंट्रोसोम भी केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ तुम जब आओगे किस में, प्लांट सेल में, इसमें सबसे मेजर क्या है, तो ये है मेजर, जो केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, सेल वाल। सबको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड पे डिस्कस कर दिया था। और इसके बाद एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक, और ये डेफिनेशन क्या है, डिफ्यूजन। ये कौन सा डेफिनेशन है, डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन के बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन के बारे में जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होना है वो केवल डिफ्यूजन के बेसिस पर ही होना है।
डिफ्यूजन हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आगे का जो टॉपिक है मेरा नेक्स्ट टॉपिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम डिफ्यूजन आज पढ़ लेंगे। और ये जो 3 डेफिनेशन मैंने बोला हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखो डिफ्यूजन क्या होता है, पहले डेफिनेशन को पढ़ो ध्यान से। डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। किस चीज़ का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो देखो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है इसमें फ्रॉम, कहाँ से, रीजन ऑफ, कैसा रीजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर रीजन। देखो ये नहीं समझ में आता होगा, देखो इसको मैं कैसे समझाऊंगा तुम लोग को, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आदित्य, यहाँ देखो तो, देखो यहाँ पे कोई अगरबत्ती जल रही है, पूजा होती है ना घर में, अगरबत्ती जल, हाँ अगरबत्ती जल रही है, यहाँ यहाँ उसका फॉग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है जिसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे आदित्य बैठा है, आदित्य को बना दें, ऐसे ही आदित्य है। चलो आदित्य नहीं है, बुरा नहीं मानना है, पढ़ाई कर रहे हैं ना, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी। बुरा नहीं मान रहे। हाँ बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, देखो तो ऐसे बच्चे होंगे तो पढ़ने में कितना मजा आएगा जो बुरा नहीं मानेंगे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम हो, ठीक, और यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है। अब तुम एक बात मुझे बताओ, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखो यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है और यहाँ पे तुम हो। अब तुम एक बात मुझे बताओ कि अगरबत्ती की सुगंध तुम्हें यहाँ पे सुनाई, यहाँ पे ज्यादा महक होगी या फिर यहाँ पे ज्यादा महक होगी। देखो यहाँ पे 1, ये 2, ये 2, तो 1 पे ज्यादा महक होगी या फिर 2 पे ज्यादा महक होगी, मुझे बताओ। 1 पे ज्यादा होगी। 1 पे ज्यादा महक होगी। सो हम कह सकते हैं कि 1 पे इस स्मोक का जो पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। और देखो यहाँ पे मेरे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो अब डेफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आएगा कि डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे तुम लोग देख रहे हो ना, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पार्टिकल्स के बारे में, आई होप सबको याद आ रहा होगा। तो देखो डिफ्यूजन के बारे में कैसे पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आदित्य उत्तम, इसमें किसी भी तरह का डाउट? No, sir. यहाँ ये डेफिनेशन डिफ्यूजन का हाँ डिफ्यूजन का डेफिनेशन अगर तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आया है तो हैंड राइज एक बार कर दो। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। चलो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल इसका ले रखे हैं। ओके थैंक यू आदित्य। देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है ना, उसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट और फिर ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, डिफ्यूजन। चलो ये बातें सबको समझ में आई।